హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి క్షణం ప్రజల కోసం మీ జనతా న్యూస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి. Salt, or then we plant it. That is the process by which we call it earthing. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अर्थिंग करना ही है तो क्यों करना है? अर्थिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी, हर तरह की सेफ्टी। अदरवाइज आपका बल्ब एक लोड है, लोड तो फेज और न्यूट्रल के बीच में भी चल जाएगा, तो अर्थ करने का क्या फायदा? आपकी प्रेस है, फेज और न्यूट्रल से भी चल जाएगी। आपके चार्जर में, जो मोबाइल के चार्जर है, उसमें अर्थ पॉइंट होता नहीं है, फिर भी वो चार्ज करता है, तो अर्थिंग का जरूरत ही क्या है? ऐसा प्रश्न आपके मन में आ सकता है, आपके जहन में आ सकता है। तो इसके लिए एक चीज बिल्कुल गांठ मान लें, सेफ्टी इज इंश्योर्ड बाय अर्थिंग। अर्थिंग नहीं तो सेफ्टी नहीं। अगर अर्थिंग मिसिंग है तो इसका मतलब लाइफ में कुछ कमी है। ये सेफ्टी जो है लाइफ की सेफ्टी से जुड़ी हुई है। ये जो सेफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। ये जो सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई है। और ये सेफ्टी, इस सब के अलावा सेफ्टी और स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम, वो कैसे? अगर हम देखते हैं कि जब हम बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, आई एम श्योर हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं, जो सिर्फ डोमेस्टिक का ही काम नहीं करते, इंडस्ट्रियल का काम भी करते हैं, या प्योर इंडस्ट्री में है। बड़ा ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट अर्थ करते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अर्थिंग, और ये मस्ट है, बिकॉज अदरवाइज अवर सिस्टम की सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी तीनों क्वेश्चन मार्क में रहती हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, हमने एक उसका छोटा सा हिस्सा, जो हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है ट्रेनिंग सेंटर में, 2 दिन का प्रोग्राम है अर्थिंग का, ये उसमें से हमने कुछ छोटे से अंश इसमें लिए हैं ताकि हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता सकें। एक और प्रश्न जो बार बार हमारे सामने आता है, वो है टाइप्स ऑफ अर्थिंग। What do you mean by types of earthing? कितने तरह की अर्थिंग होती है? जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, और उत्तर तो कि कोई बोलता है पाइप अर्थिंग है, कोई बोलता है प्लेट अर्थिंग है। एंड पर अगर आप ध्यान से देखें, जब हम प्रश्न देखें तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। वन इज सिस्टम अर्थिंग, सेकेंड इज इक्विपमेंट अर्थिंग, third is lightning protection, fourth is static earthing, right? तो जो 4 तरह की अर्थिंग्स हैं वो हैं सिस्टम, इक्विपमेंट, लाइटनिंग एंड स्टैटिक। ओके, वी मूव अहेड। यहाँ हम थोड़ा सा सिस्टम अर्थिंग के बारे में बताएंगे। थोड़ा हमने सब टॉपिक्स को टच करने का प्रयास किया है, समय कम है और नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम सब पॉइंट्स को थोड़ा एड्रेस करेंगे तो हम एक बड़े एरिया में बड़े पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। सिस्टम अर्थिंग इज द अर्थिंग जो जुड़ी हुई है करंट कैरिंग कंडक्टर से, जैसे कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर और जनरेटर। और जब भी हम सिस्टम अर्थिंग की बात करते हैं, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम। अब आता है कि इसके लिए हम किसको रेफर कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सुंदर IS इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका नंबर है IS 3043, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग, ये डिफाइंड है। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग स्टैंडर्ड में सिस्टम अर्थिंग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो यहां हम ब्रीफली इसके बारे में टच करेंगे। दूसरा है इक्विपमेंट अर्थिंग। अब अभी आपने देखा सिस्टम अर्थिंग, जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, जहां पे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है या जनरेटर का,
बट इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है? इक्विपमेंट अर्थिंग है जो नॉन करंट कैरिंग मेटल वर्क है। नॉन करंट कैरिंग मेटल वर्क क्या है? जो मेटल वर्क उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हिस्सा है पर लाइव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रेस की बॉडी आयरन, आपके कूलर की बॉडी, आपके एसी की बॉडी, या आपकी कोई बड़ी मशीन जो मेटल की है लेकिन चलती तो इलेक्ट्रिसिटी से है, राइट? तो उसमें इन एनी केस करंट नहीं होना चाहिए, इन एनी केस उसमें पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। तो इस सब की भी अर्थिंग की आवश्यकता है। आपने देखा होगा आपकी जो बड़ी मोटर्स हैं या छोटी मोटर्स हैं, जो भी आपके प्लांट में लगी हुई हैं, जब भी आप किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में जाते हैं तो वहां पे जो मोटर्स भी लगी होती हैं उनको बकायदा अर्थिंग स्ट्रिप के साथ या अर्थिंग वायर के साथ अर्थ किया जाता है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। जब हम इक्विपमेंट अर्थिंग की बात करते हैं, इट इज फॉर द सेफ्टी, बट सेफ्टी ऑफ व्हाट? सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी ऑफ एनिमल्स एंड सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। ह्यूमन लाइफ हमें समझ आता है, व्हाई एनिमल्स? अगर आप सब स्टेशन के आसपास देखेंगे, देयर इज अ बैरिकेड, जो बाड़ लगी हुई है, इवन वो मेटालिक बाड़ जो है उसको भी हमें अर्थ करना होता है, अदरवाइज जो जानवर उसके आसपास चल रहे हैं वो उसको एक्सीडेंटली टच कर सकते हैं और अपना जीवन गंवा सकते हैं। सो इक्विपमेंट अर्थिंग, और ये दोनों अर्थिंग सेफ्टी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, पर्सनल सेफ्टी एंड सिस्टम सेफ्टी। एक और अर्थिंग की बात हम करते हैं, वो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन अर्थिंग। Lightning protection earthing is concerned with the conduction of to the earth current discharges in the atmosphere originating in the cloud। जो बादलों में हमारी बिजली बनती है और जो हमारे सिस्टम को, हमारे ट्रांसमिशन लाइंस को, हमारे घर को, हमारे एंटीना को, हमारे पोल्स को, हमारे टीवी टावर्स को डैमेज कर सकती है, उसके भी साथ भी प्रोटेक्शंस बहुत जरूरी हैं और इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो इसके लिए earlier IS 2309 was there, but now IS IC 62305 has also come in and it supersedes that। तो लाइटिंग प्रोटेक्शन हमने बात करी, तो अब तक हमने जो बात करी अर्थिंग क्या है, एक और कवर कर लेते हैं, स्टैटिक अर्थिंग। स्टैटिक अर्थिंग is the earthing which is associated with the metal work mainly for protection against undesirable static electricity। और इसके लिए स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड है 7689 और which is a guide to control the undesirable static electricity। तो आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये स्टैटिक क्या है। आपने देखा होगा कि आप कई बार किसी चीज को टच करते हैं तो एक स्पार्क आता है, कई बार तो हम हाथ मिलाते हैं किसी फ्रेंड से, आज की डेट में तो नहीं मिलाते, आज की डेट में तो we are under lockdown and COVID protection, but we used to get a spark, or sometimes when we at the night we move our this bed sheets and all which are electrostatic in nature, even there we can see a small sparklings। So these are the static। So अभी तक हमने पढ़ा what is earthing, what are the types of earthing। टाइप्स में भी अभी हम सिर्फ दो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। और हमने पढ़ा कि ये हमने अर्थिंग करते क्यों है, क्या जरूरत है और ना करने से क्या होगा, राइट? क्योंकि जैसा हमने कहा आपका इक्विपमेंट, आपका प्रेस तो बिना अर्थ के भी काम करता है, बट क्या होगा अगर आपने अर्थ नहीं किया सिस्टम को और कुछ फॉल्ट आया तो क्या होगा? इलेक्ट्रोक्यूशन होगा, शॉक होगा, लाइफ का हजार्ड होगा। इस सब से प्रोटेक्शन के लिए, इस सब से स्विच ऑफ करने के लिए, इस सब से आइसोलेशन के लिए हमें अर्थिंग की आवश्यकता है। तो इन दिस अर्थिंग हम कवर कर चुके हैं। नाउ
सवाल ये आता है कि ये रिक्वायरमेंट जो है अर्थिंग की, क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में है? तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अर्थिंग की आवश्यकता आपके हर सिस्टम के लिए है। हर सिस्टम मतलब हर, चाहे वो घर का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। दूसरा, रूटीन मेंटेनेंस इसका कैसे करना है और कब करना है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तीसरा, वेरियस इलेक्ट्रिक अर्थिंग टेक्निक, हम अर्थिंग के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, कितने तरह के अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं या हो सकते हैं। एंड देन देयर आर चेक पॉइंट्स फॉर प्रॉपर अर्थिंग। होप आई एम क्लियर। और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो तो नंबर आपके पास है, कॉपी पेंसिल शायद आपके पास होगा, तो आप लिख भी सकते हैं, तब बाद में हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी करेंगे तो भी वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। Now, this is earthing which we have discussed. Metallic conductive parts of the electric appliance, which is the equipment earthing, and metallic parts of electric machinery. As we know, purpose to save human life from electric shock or death. आपने सुना होगा बहुत सारे व्यक्ति हर साल इंडिया में शॉक से, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाते हैं। करंट एज लो एज 30 मिली एम्पेयर इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। 30 मिली एम्पेयर करंट भी व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी है। और 30 मिली एम्पेयर करंट वह करंट है जो हमारे किसी भी एमसीबी में रजिस्टर नहीं होता, मतलब वो उसके ऊपर ट्रिप नहीं करता। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर का 1000वां हिस्सा। सो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स we need to have a proper earthing system so that when we provide protection equipments in the system, they should work properly. And to provide alternative path, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी समझने वाली है। ऑल्टरनेटिव पाथ की बात हो रही है। जब मैं फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस लोड लगाता हूँ तो मेरा लोड काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो बल्ब है चाहे वो प्रेस है। बट तब क्या, जब मैंने उसको अर्थिंग का सिस्टम नहीं दिया, एंड आई एम ऑन अर्थ, आई एम समहाउ कनेक्टेड टू अर्थ और स्टैंडिंग ऑन अर्थ, तो मुझे इलेक्ट्रोक्यूशन के पूरे चांस हैं। बट अगर मैं उसकी बॉडी को अर्थ करता हूँ तो एक अल्टरनेट पाथ which is not dependent on phase and neutral, but from phase it goes through earth circuit to back to the source मिल जाता है, और उसमें हैवी करंट फ्लो करता है। और उस हैवी करंट फ्लो करने की वजह से आपका जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो सिस्टम में लगते हैं वो काम करते हैं। अगर आप प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम में नहीं देंगे तो आपके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सही तरह काम नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति, जो लोग उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को बड़ा खतरा है। एंड टू एंश्योर एक्सपोज कंडक्टिंग पार्ट्स डू नॉट रीच टू डेंजरस पोटेंशियल। इससे एक और फायदा है कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस मेटालिक पार्ट के ऊपर, वो बहुत हाई वोल्टेज नहीं ले पाता और इमीडिएटली हैवी करंट फ्लो होता है और ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो दिस प्रोवाइड्स सेफ पाथ टू डिसिपेट लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट्स। अब हमने देखा करंट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट करंट्स जो अर्थ सर्किट में फ्लो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बड़ी बिल्डिंग के बारे में इमेजिन करें जिसके ऊपर लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग के अंदर भी बहुत हाई एनर्जी होती है,
उसकी वोल्टेज कुछ किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट तक हो सकती है, केवी तक, और इसी तरह उसके अंदर एनर्जी भी किलो एम्पेयर में हो सकती है। तो जब हम अर्थिंग प्रॉपर करते हैं तो उस लाइटनिंग करंट्स जो हमारी पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं और उससे जुड़े सारे इक्विपमेंट्स, जैसे कि हमारा टीवी है, फ्रिज है या मशीनें हैं इंडस्ट्री में, इनको भी डैमेज कर सकते हैं, उनको एक सेफ पाथ प्रोवाइड करता है और शॉर्ट सर्किट करंट को एक सेफ पाथ प्रोवाइड करता है, सो दैट इट टेक्स दैट पाथ एंड मूव्स टुवर्ड्स इट्स सोर्स and to sustain stable voltages in three-phase circuits even under unstable load. So अगर मैं देखता हूँ कि अर्थिंग एक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये किसी भी तरह से फेज और न्यूट्रल सर्किट से कम नहीं है, तो जब हम ये देखते हैं फेज और न्यूट्रल सर्किट से कम नहीं है, तो हमें ये देखते हुए कभी बहुत आश्चर्य होता है कि लोग अपने घरों में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करते, अर्थिंग की तार नहीं डालते, अर्थिंग की तार डालते हैं तो बहुत हल्की तार डालते हैं, जो सबसे छोटी तार अवेलेबल होती है, जबकि स्टैंडर्ड्स में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि आपका फेज कंडक्टर, और आप बताइए आपका फेज कंडक्टर जो होता है, क्या न्यूट्रल कंडक्टर हल्का होता है या सेम रेटिंग का होता है? सेम होता है। और अगर बाय चांस फेज नमक और कोयला डाल के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम वहां क्रिएट किया है, एक एसिडिक और एल्कलाइन सिस्टम क्रिएट किया है, जिससे कि वहां पे कंडक्शन प्रॉपर हो। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो उस मटेरियल को जल्दी ही गला देते हैं, खत्म कर देते हैं। देन अर्थिंग वायर और स्ट्रिप, अर्थिंग पाइप, नट, बोल्ट, वॉशर, सॉल्ट, कोल्ड वाटर। प्रॉब्ली इसके ऊपर मुझे डिस्कस करने का आवश्यकता कम है, बिकॉज ये सब आपने थोड़ा प्रैक्टिकल देखा भी है और समझा भी है और किया भी है कि कैसे इसका हमें एक गड्ढा बनाना है, कैसे उसको जीआई प्लेट को खड़ा करना है। इसमें मैंने एक और चीज, बहुत बार जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो पीपल मेक द प्लेट, लिटा देते हैं, खड़ा नहीं करते। एक्चुअली प्लेट को हमेशा खड़ा करना है, लिटाना नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखना होगा हमें। एक और प्रश्न आता है कि मेरे पास जगह नहीं है तो क्या करूं, मैं कितनी कितनी दूर में लगा दूं, 4 फीट साथ साथ लगा दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड जो है वो बोलता है कि आपके 2 फीट के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट है तो वो कहता है कि 2 मीटर के बाद भी रिजल्ट ठीक ठाक आ जाता है, बहुत अच्छा नहीं आता, बहुत बुरा भी नहीं आता। तो मतलब मिनिमम 2 मीटर हैज टू बी मेंटेन्ड। दिस इज व्हाट इज द गाइडलाइन। देन वी नीड टू इंस्टॉल द प्लेट। सबसे पहले एक कोयले की तह, फिर ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं और मिक्स करके भी कर सकते हैं। पर अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो बात करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर will retain the moisture better and will create an electrolytic. इसी तरह हम जब पाइप अर्थिंग की बात करते हैं
तो पाइप अर्थिंग के बारे में भी स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। और सिमिलरली जब हम रॉड अर्थिंग की बात करते हैं तो दैट आल्सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड विद फिगर। अब आते हैं थोड़ा मेजरमेंट के ऊपर, हल्का सा इसको टच करेंगे। मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस 3 पॉइंट मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। कोई भी हमारा जो मीटर है, हर एक मीटर के थोड़ा सा सिस्टम अलग अलग रहता है, पर बेसिकली मोटा मोटा उनका सिस्टम एक ही रहता है। वो रहता है कि एक अर्थ इलेक्ट्रोड है और 2 टेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, और दीज 2 टेस्ट इलेक्ट्रोड से जो करंट और वोल्टेज इंसर्ट करते हैं उसी के बेस के ऊपर वो उसका अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करके आपको आज की वैल्यू देते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फॉर्मूला अपने बिल्कुल ओम्स लॉ, जो बेसिक लॉ है, उससे ही कैलकुलेट होता है। पर अगर मेरे को अर्थ अपने यहाँ घर पे चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक टेस्ट लैंप बना के इसको चेक कर सकते हैं। कनेक्ट द टेस्ट लैंप बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, और कनेक्ट द टेस्ट लैंप बिटवीन फेज एंड अर्थ। तो फेज एंड अर्थ और फेज और न्यूट्रल के बीच में ये चलना चाहिए, और अर्थ और न्यूट्रल के बीच में ये नहीं चलना चाहिए। पर अगर मेरे को इसकी वैल्यू वाइज ये देखना है कि कितना इफेक्टिव अर्थ है, तो इसके लिए क्या तरीका है, एक मल्टीमीटर लें, उस मल्टीमीटर पे आप वोल्टेज मेजर करें। सबसे पहले मेजर करेंगे फेज और न्यूट्रल की तार। फेज और न्यूट्रल से जब आप मेजर करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, एंड मेजर बिटवीन फेज एंड अर्थ कुछ वैल्यू। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, स्टेप 2 और स्टेप 3 में वोल्टेज आ रही है 230 और 231। दैट मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रल में और अर्थ में 1 वोल्ट का फर्क आ रहा है। हमारे यहाँ पावर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, हेवी रेन्स एंड स्टॉर्म इज देयर। कनेक्शन अगर ब्रेक हुआ तो आई विल रीजॉइन, you have to hold it for some you have to bear it for some time, because there is a very big thunderstorm going on right now here. So I am continuing and the power is flickering very fast. So just to I will if disconnection takes place, I will come back again. Right, we continue now. So measure the phase and neutral voltage. Now it is showing 230. Measure the between phase and earth, it is showing 231. So neutral voltage, or you can say phase and earth voltage, is showing 1 volt. Permissible limit is 2 volt. Measure between neutral and earth, say 0.5. Calculate the total leakage of your outlet, see if it is less than 2 volt. Now we see some do's and don'ts. Physical inspection of the main supply or incomer. And don't turn on any transformer, DG or UPS. ये हमने कुछ एक्टिविटीज तब बनाई थी जब लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री का दोबारा खुलना शुरू हुआ था। तो हमारा इनपुट, और कभी भी जब भी आप DG, ट्रांसफार्मर, UPS ये ऑन करें तो you need to physically inspect the main supply incomer and check whether your system earthing is proper. आपके सारे कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, कॉमन पॉइंट प्रॉपर्ली अर्थ है। इसी तरह फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग वायर, ये भी आपका चेक करना बहुत जरूरी है। Do not turn on power without physical inspection of earthing wire. सपोज आपका अर्थिंग वायर नहीं है, न्यूट्रल डिस्कनेक्टेड है, तो क्या होगा, आपके वो पावर इक्विपमेंट जो 240 वोल्ट के ऊपर चलने चाहिए उनको सीधा सीधा आप 415 वोल्ट दे रहे हैं। जब आप इतना हाई वोल्टेज देंगे, विच इज अराउंड 1.8 टाइम्स, ऑलमोस्ट डबल, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विल गो बैड। आपने ऐसे इंसिडेंट सुने भी होंगे कि किसी का न्यूट्रल सिस्टम ब्रेक हो गया या
और अर्थिंग सिस्टम था नहीं, तो उनके घर की सारी लाइटें उड़ गई, या उनके टीवी उड़ गए, या उनके फ्रिज डैमेज हो गए। एंश्योर अर्थ रेजिस्टेंस, do not turn on any electrical load without measure the earth resistance. Measure the earth resistance of all earth electrodes with the help of earth resistance tester. एक प्रश्न और हमारे जहन में पीछे आया था कि हमें ये कितना फ्रीक्वेंसी में चेक करना चाहिए। आइडियल इज एवरी 6 मंथ, अगर हम इंडस्ट्री में हैं और हमारा सिस्टम बड़ा है तो हमें 6 महीने में अपना अर्थिंग के सारे कनेक्शंस वगैरह चेक कर लेने चाहिए। अर्थ पिट की हेल्थ 2 साल में एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसको एनहांस करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज जो हम इसके आसपास जो केमिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं विद सॉल्ट एंड चारकोल, वो धीरे धीरे लीच करता है। तो जैसे वो लीच करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, सो समटाइम वी नीड टू रिप्लेनिश। और इसमें एक और चीज मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जो स्टैंडर्ड्स भी बोल रहे हैं, आईएएस में बहुत प्यारी, बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करी है। उसमें वो व्याख्या है कि आप बहुत बार जब आपका इंस्पेक्शन होता है, उससे पहले आप उस अर्थ पिट्स को फ्लड कर देते हैं। फ्लड करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कुछ आवश्यक पानी देना ही जरूरी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम एक छोटे से पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दें तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी अर्थ पिट को बहुत ज्यादा पानी दे दूं, मतलब उसके ऊपर ट्यूबवेल का हॉस पाइप खोल के छोड़ दूं और आधा घंटा चलता रहे, तो एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि उसके साथ जो भी उसके आसपास का जुड़ा हुआ एरिया है, जहाँ पे खूब सारा नमक, सॉल्ट, चारकोल ये सब मैंने डाला है, वो उसको बहा के दूर ले जाएगा उससे। तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइमलाइन के लिए तो उसकी अर्थिंग मुझे लगेगा कि इम्प्रूव करी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो हमें उससे दूर ले गया। हमारी अर्थ की वैल्यूज और खराब हो गई। हमारी अर्थ पिट्स मेंटेन करना वैसे ही मुश्किल काम है, पर हमने जो उसके अंदर, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर बनाया था, ज्यादा पानी की वजह से वो लीच आउट हो गया। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं। आईएएस में इसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल भी दिया हुआ है, मतलब ग्राफ भी दिया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो कभी भी आपको मौका लगे तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आइए। हम आपका जो प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोग्राम है, उसमें इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। इसमें तो हमने सिर्फ व्हाट इज अर्थिंग, क्या है अर्थिंग, कैसे है अर्थिंग, कितने प्रकार की है अर्थिंग, क्या डूज, क्या डोंट्स, हाउ अर्थ इलेक्ट्रोड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थ लेवल, कुछ ऐसे पॉइंट्स ही कवर किए हैं। लेकिन जब आप आते हैं तो हम आपकी पूरी अर्थ कैलकुलेशंस, अर्थिंग सिस्टम डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग एंड डिजिटल अर्थिंग, इस तरह के काफी और टॉपिक्स भी कवर करते हैं जो आपके यूज के हैं। ऑल्सो वी मेंटेन अर्थ रेजिस्टेंस। मेंटेन अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब है डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल लोड विदाउट मेंटेनिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। सपोज मेरा अर्थ रेजिस्टेंस का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इज 2 ओम और वहां पे मेरा 10 ओम आ रहा है, तो प्रॉब्ली समवेयर सम मिस्टेक इज हैपनिंग, आइदर देयर इज सम डिस्कनेक्शन, वहां पे कोई कनेक्शन टूटा हुआ है, गल गया है, गिर गया है, या डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हमें इसको प्रॉपर्ली चेक करके फिर हमें उसको देखना होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके कुछ प्रश्न होंगे जो आप मेरे तक भेज सकते हैं। तो ऑलरेडी टीम इज देयर, और रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम से कि वो प्रश्न कलेक्ट करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे साथ शेयर करें। वी टेक टाइम, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को जो स्टार्टिंग में हमने नंबर शेयर किए थे वही भाई, आप उस पे अपने शेयर कर सकते हैं, देन हम लोग उनको मैं नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं। आप
आप अपने प्रश्न सबसे शेयर करेंगे तो प्रश्न मेरे तक पहुंच जाएंगे। ये हमारी टीम है, तो जैसे ही आप इनसे प्रश्न शेयर करेंगे ये हमारे तक पहुंचा देंगे।